हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था 10 साल बाद दाओ फैन कैंगशोंग से मिला था। कैंगशोंग से मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कैंगशोंग को गोस्ट किंग सेक्ट का एल्डर बना दिया गया है। लेकिन फिर वो बाद में वो लोग किस तरह से वेंडू क्लैन को ख़त्म किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। प्लान का डिस्कशन होने के बाद गोस्ट किंग ब्लड पूल के पास आ गए थे। उनके साथ ही मिस्टर गोस्ट मौजूद थे, जहां पर वो दोनों ये मिलकर सोच रहे थे कि आखिर वो वेंडो क्लैन के साथ साथ हेवान सेक्ट को भी कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मिस्टर गोस्ट गोस्ट किंग को कुछ प्लान बताते हैं कि हम हेवान सेक्ट को इविल बीस्ट के साथ फाइट में ढकेल देंगे। अब आगे मिस्टर गोस्ट की बात सुनकर गोस्ट किंग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो मिस्टर गोस्ट को समझाते हुए कहते हैं ह्यूवान सेक्ट की लीडर कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो भी अच्छी तरह समझ सकती है कि हम उसे फंसाना चाह रहे हैं। ऐसे में आखिर वो हमारी बात पर भरोसा कर कर इविल बीस्ट से फाइट करने क्यों जाएगी। ये बात सुनकर मिस्टर गोस्ट सोच में पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं लीडर, आपकी ये बात सही है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। हम क्या करेंगे, हम जब वेंडू क्लैन पर इविल बीस्ट गॉड हमला करेगा तब हम जाकर उस फाइट में शामिल हो जाएंगे। उस फाइट में हम अपने साथ गोस्ट किंग सेक्ट के लगभग आधे डिसाइपल ले जाएंगे और ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हम वेंडू क्लैन की मदद करना चाह रहे हों। जिसके बाद हम ह्यूवान सेक्ट को इस बारे में एक लेटर भेजेंगे और उनसे भी मदद मांगेंगे। अगर वो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो लोग सीधा आकर इविल बीस्ट गॉड पर हमला करेंगे। और ह्यूवान सेक्ट में अभी के लिए इतना कोई पावरफुल है नहीं जो इविल बीस्ट गॉड का सामना कर सके। जब ह्यूवान सेक्ट और इविल बीस्ट गॉड आपस में फाइट में उलझ जाएंगे तब हम लोग बैटलफील्ड छोड़कर भाग जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस बैटलफील्ड में हमारे सेक्ट के आधे डिसाइपल्स मारे जाएंगे। लेकिन आपकी पावर के साथ आप आसानी से उस बैटलफील्ड से भागने में कामयाब रहेंगे। और जब तक आप जिंदा हैं तब तक मुझे नहीं लगता है हमारे गोस्ट किंग सेक्ट को दोबारा से टॉप पर पहुंचने में कोई दिक्कत होगी। उल्टा हमारे लिए तो दोबारा से टॉप पर पहुंचना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि तब हमारे रास्ते में ह्यूवान सेक्ट और वेंडू क्लैन नहीं आएंगे। इस पर गोस्ट किंग सोच में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो उस फाइट में लगभग हमारे सेक्ट के आधे डिसाइपल्स मारे जाएंगे। क्या ये सही होगा? तो मिस्टर गोस्ट समझाते हुए कहते हैं देखिए सेक्ट लीडर, अगर हमें इस पूरी दुनिया पर राज करना है तो हमें कुछ कुर्बानियाँ देनी ही होंगी। ऐसे में हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स की कुर्बानियाँ कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी हम उस फाइट में हमारे सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल्स नहीं लेकर जाएंगे, हम नॉर्मल डिसाइपल्स लेकर जाएंगे, जो अगर मर भी जाते हैं तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर गोस्ट किंग सोच में पड़ जाते हैं। काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो फाइनली ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक सवाल आता है और वो मिस्टर गोस्ट से पूछते हैं लेकिन अगर ह्यूवान सेक्ट को ख़त्म करने के बाद इविल बीस्ट गॉड ने हम पर हमला कर दिया तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। ये सुनकर मिस्टर गोस्ट कहते हैं सेक्ट लीडर, आप भी जानते हैं हमारे सेक्ट की एक होली लैंड है जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और काफ़ी ज़्यादा सेफ है। आप जब फाइट से भागकर अपनी जान बचाकर आएंगे तब हम अपने सेक्ट के बचे कुछ डिसाइपल्स के साथ हमारे होली लैंड शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पर जाने से हम लोग सेफ भी रहेंगे और इन सभी चीज़ों से दूर भी रहेंगे। एंड जब इविल बीस्ट गॉड ह्यूवान सेक्ट को ख़त्म करने के बाद यहाँ से चला जाएगा तो हम मौका देखकर लौट आएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है इस दौरान इविल बीस्ट गॉड जाकर क्विंगन सेक्ट पर हमला कर देगा, लेकिन क्विंगन सेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में उनके बीच एक घमासान मुकाबला हो सकता है। इस पर गोस्ट किंग सोचते हुए कहते हैं हाँ, तुम सही कह रहे हो। क्विंगन सेक्ट के पास उनकी सेलेस्टियल शॉर्ड फॉर्मेशन है जो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे आज भी 10 साल पहले वाली बैटल याद है। उसी फॉर्मेशन की वजह से हम लोग वो बैटल हार गए थे, वरना उस समय क्विंगन सेक्ट को हराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। वो शॉर्ड फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और जहाँ तक मुझे लगता है जब तक क्विंगन सेक्ट के पास वो शॉर्ड फॉर्मेशन है तब तक इविल बीस्ट गॉड क्विंगन सेक्ट को नहीं हरा पाएगा। उल्टा अगर उन दोनों के बीच फाइट हुई तो उस फाइट में इविल बीस्ट गॉड मारा जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि क्विंगन सेक्ट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे में क्विंगन सेक्ट उस समय काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर
हम जाकर क्विंगन सेक्ट पर हमला कर देंगे। ये सुनकर मिस्टर गोस्ट अपना सिर हाँ में हिलाने लगते हैं। तभी मिस्टर गोस्ट कहते हैं, और तब तक हमारी 4 ब्लड फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, जिस वजह से तब हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड होगा जिसकी मदद से हम क्विंगन सेक्ट को हरा पाएंगे। ये सुनकर गोस्ट किंग चौंक जाते हैं और चौंक कर कहते हैं, क्या आपको पता चल गया? 4 ब्लड फॉर्मेशन के लिए जो हमें तीसरा मैजिकल बीस्ट चाहिए, वो आखिर कौन सा मैजिकल बीस्ट है और वो हमें कहाँ पर मिलेगा? इस पर मिस्टर गोस्ट उन्हें बताते हैं, हाँ मुझे पता चल गया है। जो हमें तीसरा मैजिकल बीस्ट चाहिए वो है अरोरा ड्रैगन, और जो हमें चौथा मैजिकल बीस्ट चाहिए वो है टाउटेई। जैसे ही हमें 2 मैजिकल बीस्ट मिल जाएंगे, इनको इस फॉर्मेशन में शामिल कर हम इस फॉर्मेशन को हद से ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और एक बार ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई तो क्विंगन सेक्ट में भी इतनी पावर नहीं होगी कि वो हम लोगों को हरा सके। ये सुनकर गोस्ट किंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अभी के लिए उन्होंने अपनी जीत के सपने देखना शुरू कर दिया था। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें क्विंगन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। टोंगटियान पीक पर अभी के लिए क्विंगन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर और फैंगजियान वैली के मास्टर दोनों ही खड़े हुए थे। उनके पीछे क्विंगन सेक्ट के सभी पीक लीडर्स और फैंगजियान वैली के सभी एल्डर्स वहाँ पर मौजूद थे। अभी के लिए वहाँ पर ली भी मौजूद था, जो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रहा था, क्योंकि उसके आसपास मौजूद लोग उसकी और लू की शादी की टूटने की ही बात कर रहे थे, जिस वजह से उसे हरदम बुरा लगता जा रहा था, लेकिन वो इन बातों को रोक नहीं सकता था। अभी के लिए दोनों सेक्ट के लगभग सभी इम्पोर्टेंट लोग टोंगटियान पीक पर मौजूद थे और किसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। पर अजीब बात ये थी कि इन इम्पोर्टेंट लोगों में ना ही लू थी और ना ही जिंगयू था। जिंगयू तो शायद पूर्वज हॉल में था, पर लू अभी के लिए कहाँ थी इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। मगर सोचने वाली बात ये थी कि दोनों सेक्ट के इम्पोर्टेंट लोग आखिर यहाँ रुककर किसका इंतज़ार कर रहे थे। आज का आसमान पूरी तरह से साफ था, चारों तरफ शांति छाई हुई थी। कोई भी ये देखकर नहीं कह सकता था कि इस दुनिया पर इविल बीस्ट गॉड जैसा खतरा मंडरा रहा है। ली अकेला नहीं था जो अभी के लिए आसपास खड़े डिसाइपल्स की बातों से परेशान हो रहा था। आसपास खड़े डिसाइपल्स की बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर भी अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो एक गहरी सांस लेते हैं। उन्हें गहरी सांस लेता देख फैंगजियान वैली के मास्टर पूछते हैं, ग्रैंड मास्टर आखिर आपको क्या हुआ? उनके सवाल से पहले तो ग्रैंड मास्टर चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो माफ़ी में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मेरी वजह से आपके फैंगजियान वैली की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई है। आप तो सुन ही रहे हैं पीछे खड़े डिसाइपल्स किस तरह लू और ली का रिश्ता टूटने के बारे में बातें कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। अभी के लिए ये बातें मेरे दिल पर बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रही हैं और इस वजह से मुझे अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा है। ये बात सुनकर फैंगजियान वैली के मास्टर ग्रैंड मास्टर को समझाते हुए कहते हैं, ब्रदर आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? हम चाहकर भी लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए दुनिया पर इविल बीस्ट गॉड नाम का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इन डिसाइपल की बातों पर। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, ब्रदर आप काफ़ी ज़्यादा काइंड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा दयालु हैं। आपकी वजह से मुझे कभी भी इस बात का पछतावा नहीं होता है कि मैं लू को ली के साथ शादी करने के लिए नहीं मना पाया। ग्रैंड मास्टर की नज़रों में फैंगजियान वैली के मास्टर काफ़ी अच्छे इंसान थे, क्योंकि वो हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा शांत रहते थे और कभी भी उनसे किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं करते थे जिससे उन्हें हर्ट हो। लेकिन आखिर किसके मन में क्या था ये तो वही जानता था। अभी के लिए ग्रैंड मास्टर भी ये नहीं जानते थे कि फैंगजियान वैली के मास्टर के मन में आखिर है क्या। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, एक बार टियानिन टेम्पल के पुहोंग मास्टर यहाँ पर आ जाएं। वो एक बार यहाँ पर आ गए तो हम उनसे इविल बीस्ट गॉड के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद हम तीनों से साथ में आकर इविल बीस्ट गॉड का सामना करेंगे। इविल बीस्ट गॉड बहुत पहले ही सेंट्रल प्लेन में पहुंच गया है, ऐसे में हम अब और ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। इस पर फैंगजियान वैली के मास्टर भी अपना सिर हिलाने लगते हैं। वो दोनों अभी के लिए इविल बीस्ट गॉड के बारे में सोच कर
काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अभी वो लोग अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तभी अचानक से आसमान से कुछ लोग ज़मीन पर उतरते हैं। इन सभी ने मोंग के कपड़े पहने हुए थे, जिनमें सबसे आगे तियानिन टेम्पल के पुहोंग मास्टर खड़े हुए थे। उनके पीछे ही तियानिन टेम्पल के एल्डर्स और डिसाइपल्स खड़े हुए थे, जिनमें हम फाजियांग और फाशन को देख सकते थे। वो दोनों भी अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। पुहोंग मास्टर जल्दी से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए आप दोनों, मेरी वजह से आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। इस पर ग्रैंड मास्टर जल्दी से आगे आकर कहते हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा आप तो समय से पहले आ गए हैं। आप कैसे हैं पुहोंग मास्टर? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस पर पुहोंग मास्टर जल्दी से कहते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अचानक से फेंगजियांग वैली के मास्टर आगे आते हैं और वो जल्दी से पुहोंग मास्टर को ग्रीट करते हुए कहते हैं, पुहोंग मास्टर, मुझे लगता है कि आप मुझे अभी तक भूले नहीं होंगे। उम्मीद है मैं अभी भी आपको याद हूँगा। ये सुनकर पुहोंग मास्टर ध्यान से फेंगजियांग वैली के मास्टर को देखने लगते हैं और कुछ देर तक उन्हें घूरने के बाद वो चौंक कर कहते हैं, तुम तो आखिर तुम अपने एकांत से बाहर आ ही गए। मुझे तो लगा था कि तुम कभी भी अपने एकांत से बाहर नहीं आओगे, और देखो तो अभी के लिए तुम पहले से भी ज़्यादा यंग लग रहे हो। लगता है तुमने फेंगजियांग वैली के उस सीक्रेट मेथड का यूज़ कर कर अपनी पावर बढ़ाई है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तुम अभी के लिए जेड यांग रैंक पर भी पहुँच गए होगे। ये सुनकर फेंगजियांग वैली के मास्टर चौंक जाते हैं। उनका फेंगजियांग वैली हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रहा था। उनकी कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में और उन लोगों के बारे में दुनिया बहुत ही कम जानती थी। यहाँ तक कि लोग क्विंगू सेक्ट और पुहोंग मास्टर के तियानिन टेम्पल के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन बहुत से लोग अभी तक फेंगजियांग वैली के एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं जान पाए थे। ऐसे में उन्हें ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक लगा था कि पुहोंग मास्टर उसकी पावर को पहचान चुके हैं। वो मन ही मन सोचने लगता है, आखिर इन लोगों को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। जब ग्रैंड मास्टर ने मुझे देखा था तब उन्हें भी पता था कि मैं जेड यांग रैंक पर पहुंच गया हूं, और अभी के लिए पुहोंग मास्टर को भी ये बात पता है कि हमारे सेक्ट में कोई जासूस तो नहीं छुपा है जो हमसे छुपकर हमारे सेक्ट की बातें इन लोगों को बता रहा है। मुझे मौका मिलने पर इस बारे में पता लगाना चाहिए। भले अभी के लिए वो मन ही मन ये सोच रहे थे, लेकिन वो अपने चेहरे पर ये दिखने नहीं देते हैं। वो जल्दी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुहोंग मास्टर, आप मुझे कुछ ज़्यादा ही महान समझ रहे हैं। मैं बस जेड यांग रैंक के आसपास ही पहुंचा हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। जिसके बाद फेंगजियांग वैली के मास्टर थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं और फिर कहते हैं, अभी के लिए पूरी दुनिया पर इविल बीस्ट गॉड नाम का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हम सभी को साथ आकर उसका सामना करना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस बैटल में हम सभी को लीड करें। आप हमारे लीडर बने और हम तीनों फैक्शंस को कंट्रोल करते हुए आप इस बैटल में उतरें और उस इविल बीस्ट गॉड का सामना करें। ये बात सुनकर ग्रैंड मास्टर चौंक जाते हैं। उन्हें अभी तक लग रहा था कि उन्हें लीडर बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो पासा ही पलट गया था। पर तभी अचानक से पुहोंग मास्टर कहते हैं, अगर दुनिया खतरे में है तो ऐसे में हम बुद्धिस्ट मॉन्क पीछे कैसे हट सकते हैं। हम ज़रूर आगे आकर दुनिया की इससे रक्षा करेंगे, लेकिन मैं अभी के लिए लीडर बनने के लायक नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ग्रैंड मास्टर को लीडर बनना चाहिए। ये बात सुनकर ग्रैंड मास्टर चौंक जाते हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, पर अपनी अच्छाई दिखाने के लिए वो कहते हैं, मैं इस पोजीशन को डिज़र्व नहीं करता हूँ पुहोंग मास्टर। मेरे हिसाब से आप मुझे कुछ ज़्यादा ही महान समझ रहे हैं। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।